On that number, seven three 0 44 704 ये नंबर है देख, यही है क्या देख थियरी का। चेक कर। चलो, नो 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 सोनल, इट्स हेल्पलाइन नंबर, मेरा ही समझ लो। तुम लोगों को दो हेल्पलाइन नंबर दिए होंगे, एक प्रैक्टिकल के लिए, एक थियरी के लिए। तो ये थियरी का हेल्पलाइन नंबर है जो मेरे पास है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर योर डाउट्स। हाँ, आगे बढ़े। चलिए, now the next chapter that I'm talking about is another important chapter, specialist in cost management techniques. Specialist in cost management techniques, or other specialist cost management technique or special cost management techniques. As I told you in my first lecture when I was doing strategic cost management, there is a huge change. There is a 360-degree change in the thought process. There is a 360-degree change in the decision-making aspects. There is a 360-degree change in the way we look at the cost system and the use of the cost system. क्या चेंज है तुम लोग को इस चैप्टर में पता चलेगा। अब ये पहले ही तुम लोग को ओवरव्यू दिया है, बट मैं ओवरव्यू नहीं करवाऊंगा, पहले मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। द वे यू हैड कॉस्ट कंट्रोल इन द प्रीवियस वन, द वे यू हैड कॉस्ट कंट्रोल इन द ओल्ड सिलेबस और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉस्ट कंट्रोल तो था ही। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल? What do you mean by cost control? Cost control का मतलब क्या है? Controlling cost? No, but there are some techniques which are used to control the cost, which are laid by the management and which are implemented by the implemented by the executives. So basically it is regulation. See, this is what I'm underline करके जो दे रहा हूँ, this is what you're supposed to write. Regulation of cost. It is basically regulation of cost through actions of the executives. मतलब सीधा सीधा टारगेट दिया जाता है, जो तुम लोग ने बचपन में पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के नाम पे। No, reducing unnecessary expenses beta is cost reduction. Divya Kumar, let me come to that point later. Okay, पहले यहाँ पे ध्यान दो। Cost control means it's a regulation of cost through execution of action. मतलब एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है,
और एक बजट सी कंट्रोल करना है मतलब क्या है, देयर इज अ स्टैंडर्ड गिवन व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क और देयर इज अ बजट अवेलेबल व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क एंड यू आर सपोज्ड टू सी टू इट योर कॉस्ट स्ट्रक्चर इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर। मतलब मुझे अगर मुझे फैकल्टीज को कंट्रोल करना है जेकेएससी में, तो मैं हर फैकल्टी को फोन करके थोड़ी पूछूंगा कि आज कितना आवर्स पढ़ाया, 3 घंटे का लेक्चर था, कौन सा टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ मतलब 4 सम किए रहेंगे तूने, नहीं 3 किए मतलब तू स्लो जा रहा है, पागल हो क्या भाई, हर एक से बात करूंगा? नहीं, हम लोग का सिस्टम एकदम सिंपल है। वी हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में चैप्टर्स, हर एक चैप्टर का स्टैंडर्ड आज फिक्स्ड है। ए पढ़ाए, बी पढ़ाए, वाई जेड पी क्यू एक्स वाई, कोई भी पढ़ाए, स्टैंडर्ड आज फिक्स्ड, प्लानिंग उसी से बनता है। तो वंस द स्टैंडर्ड इज सेट, अब पूरे साल भागदौड़ मुझे करनी पड़ेगी टू कंप्लीट माय सिलेबस विद इन दो स्टैंडर्ड आवर्स। इफ आई ओवरशूट आई विल बी क्वेश्चनड, भाई तू, तेरे को 120 घंटे दिए थे सिलेबस खत्म करने के लिए, 130 क्यों लिए? आई शुड हैव अ वैलिड रीजन, ऐसा नहीं कि सीधा उठा के गोली मार देंगे। आई शुड हैव अ वैलिड रीजन। सी सर, क्या सर आपने 120 घंटा बोला था, बैच साइज 700 का है सर, एट अ टाइम अगर एक डाउट आता है तो 70 बच्चे हाथ उठाते डाउट पूछते, सर टाइम लगेगा, ओके ओके डन, रो मत, दे दिया 10 घंटा एक्स्ट्रा। So even if the variance is adverse, it is taken care of because it is genuine reason. 120 घंटा टारगेट दिया, 105 घंटे में खत्म। Do you think management will be happy? No. I must have sacrificed quality. हंसते खेलते नाच गाना करके 2-4 टॉपिक उड़ा दूंगा, तुम लोगों को कहां से पता चलेगा? तुम लोग को तो अरे क्या सर हंसाते हैं, बहुत मजा करते बहुत मास्टर बहुत हंसाते हैं, फिर हंसाते हैं, एग्जाम के टाइम पे रूल आते हैं। तो हर चैप्टर में 2-2 सम छोड़ दिए, तो 120 का सिलेबस 105 घंटे में खत्म किया। डू यू थिंक दिस इज कॉस्ट कंट्रोल? दिस डू यू थिंक दिस इज मेंटेनिंग स्टैंडर्ड? नो, आई कैन नॉट सैक्रिफाइस द क्वालिटी गाइस। आज आर्स कम हो रहे, कल कस्टमर कम होंगे। तुम लोग कस्टमर को एक हद से ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। तो 120 घंटे का काम था, 105 घंटे में खत्म किया मैंने। स्टिल मैनेजमेंट विल आस्क मी, भाई हाउ डिड यू सेव 15 आवर्स? अरे क्या सर, 25 स्टूडेंट का बैच था, 120 घंटे की क्या जरूरत है? ओके ओके डन, एक्सेप्टेड। आ गया ना कंट्रोल? सी व्हेन द स्टैंडर्ड इज सेट और व्हेन द बजट इज सेट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क, और थ्रू आउट द ईयर माय एक्चुअल इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड और बजट to find out whether there is any deviation, because if there is a deviation I will be questioned as a manager, as an executor, I will be questioned, and if I'm questioned, if I know that I will be questioned, I'll perform well. Accountability तभी होती है ना। टेस्ट सीरीज के मार्क्स कोई पूछता नहीं है तो तुम लोग टेस्ट सीरीज बहुत लाइटली लेते हो, लेकिन फाइनल एग्जाम इतनी लाइटली नहीं लोगे, क्योंकि दुनिया आंखें जमा के बैठी है, कब एग्जाम आती है, कब रिजल्ट आता है। सो व्हेन यू आर अकाउंटेबल, यू टेक थिंग्स सीरियसली। तो अगर स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दी, मटेरियल कॉस्ट शुड बी 12 पर यूनिट, तो परचेज मैनेजर से लेके प्रोडक्शन मैनेजर तक एवरी वन विल बी कंसर्न अबाउट सेविंग टाइम, saving cost, because if cost is exceeding 12 or 15, whatever the standard is, I will be questioned. So there are two types of target, one is internal and the other one is external. Internal means हम लोग ने जो डिस्कस किया वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम लगा दो, automatically all your executors, all your managers will have to follow those standards and budgets. And external means market में क्या चल रहा है उसके हिसाब से। You can always consider your competitors' cost as a benchmark for you. इंटरनली तो तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल अप्लाई कर सकते हो, बट एक्सटर्नली भी तुम लोग ये सोच सकते हो ना कि अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वो था ना एड, एक सेम कॉन्सेप्ट, अरे उसको कैसे परवड़ता है, देन यू विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग, अरे हाँ उसका ओन्ड प्रीमाइसेस है, मतलब रेंट नहीं आता, अच्छा हाँ उसका उसका जो ससुर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही उसका बिजनेस मैनेज करता है, तो मतलब एडमिन सैलरी भी नहीं आती। देयर आर सो मेनी अदर, देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट areas which will be open to you. So external target is different, internal target is different. Internal target हम लोग ने जो बचपन में पढ़ा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल।
और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल के लिए देयर इज नो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, इंटर अगर तुम लोग ने मेरे पास किया तो तुम लोग को याद होगा, मैंने हर बार तुम लोग को अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया है। आईसीआई डज दैट जैसा कुछ नहीं होता, समझे ना? जिसको पता नहीं सोर्स क्या है वो बोलता है आईसीआई डज दैट। हर एक कॉन्सेप्ट जो कस्टमर से रिलेटेड है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न करता है। बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर को नहीं जानी चाहिए। बट यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे कंट्रोल करूं ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। So there is no cost accounting standard for standard costing and for budgetary control. There is no cost accounting standard for cost control because it is internal. On external way, you can consider outsider as a benchmark, consider their cost structure, consider their policies as a benchmark and work accordingly. लेकिन फिर cost reduction क्या होता है? Cost reduction is most importantly real and permanent reduction in the unit cost, but without impairing the quality, without impairing the utility. आपको समझ में आया? कॉस्ट रिडक्शन विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। तुम लोग कॉस्ट खत्म करने के लिए, कम करने के लिए सस्ता फैकल्टी डालोगे, सो दैट इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन, दैट विल बी कस्टमर रिडक्शन इन द फ्यूचर। सो यू कैन अफोर्ड टू डू दैट विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी। परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट इनकरिंग द क्वालिटी। एक्सेस स्टाफ निकाल दो, एक्सेस स्टाफ निकाल दो, या एक्सेस स्टाफ को रीइंस्टेट करो। मेरे पास 3 बंदे बैठे इधर बोरीवली ब्रांच में जो सीए मैनेज करते, जरूरत नहीं है तो एक को उठा के सीएफए में शिफ्ट कर दो। रियल and permanent reduction, but without impairing the quality and the utility of the product and the service. समझा? So you will have to first identify various areas of cost reduction. ऐसा उठ के तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि सडनली हाँ कल से मटेरियल सस्ता खरीदने का, नहीं, that is not possible. You will have to evaluate. That is the reason why we prepare cost sheet. अब जाके समझ में आया वो ऐसा घिनौना फॉर्मेट क्यों याद किया था हम लोगों ने। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट मिलती थी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलती थी, फिर डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन, फैक्ट्री कॉस्ट मिलती थी, फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, प्राइमरी पैकिंग, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता था। क्यों इतना डिटेल में लिखा हमने? जस्ट फॉर गेटिंग 10 मार्क्स इन इंटर एग्जाम? नो, मेरे पास, see, the moment I have a breakup of each and every cost structure, I can focus on each and every cost structure. I can find out various ways, different ways of bringing down those cost structures. अच्छा चलो, मुझसे अगर मटेरियल कॉस्ट कम नहीं होती, if I cannot reduce labor cost, if I cannot reduce factory overheads, at least मैं admin overheads कम कर सकता हूं, एडमिन एक्सपेंसेस कम कर ही सकता हूं। दोज हु वर ट्रैवलिंग विद फर्स्ट क्लास इन फ्लाइट, दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास से जो ट्रैवल करते थे वो इकोनॉमी से ट्रैवल करेंगे, जो इकोनॉमी से ट्रैवल करते थे वो ट्रेन से जाएंगे, जो ट्रेन से जाएंगे जाते थे वो बस से जाएंगे, और जब बस से जाते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, जूम पे अटेंड कर लेंगे मीटिंग। I can always bring down the cost structure by doing all these things. आपको ओवरऑल कॉस्ट कम करनी है ना, तो इफ यू कैनॉट रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कैन बी रिड्यूस्ड, selling and distribution cost can be reduced, distribution channel अलग तरीके का आप implement कर सकते हो। You may decide not to be dependent on outsider for distribution. You may have your own distribution network. मैं किसी और पे डिपेंडेंट रहूं, वो मेरा माल पहुंचाएगा, इससे अच्छा आई विल बाय माय ओन ट्रक। वो एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन अलग से चलाऊंगा, द वे महिंद्रा डज, द वे एल&टी डज। They have their own division, transport division, so they are not dependent on other people. अरे जब खर्चा करना ही है तो मैं खुद की बस मेंटेन करूंगा, खुद का फ्लीट मेंटेन करूंगा, तो the cost will be less. Ultimately, outsourcing means you are contributing also towards profit of the supplier, no?
लेकिन अगर आप खुद से स्टार्ट करोगे, यस दिव्या, it is there in CMA syllabus. So identify the area where cost reduction is required to be done. Do the cost benefit approach. कि मैं कॉस्ट जब कम करता हूं तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्योंकि आप ना शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस लेके नहीं चल सकते, यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. देखो सेल्फ पेस मॉड्यूल है, नथिंग इज डिसाइडेड, नथिंग इज टोल्ड टू अस, देयर इज नो क्लैरिटी. तो मैं आईसीआई मटेरियल से पढ़ रहा हूं, एंड सिंस आई एम डूइंग इट फ्रॉम आईसीआई मटेरियल, वी आर यूजिंग आईसीआई मटेरियल, वी आर डाउनलोडिंग इट, वी आर यूजिंग इट. मैं एफआर के लिए ये नहीं करता, मैं एसएफएम के लिए भी ये नहीं करता, अलग से बुक दिया आपको. क्यों? क्योंकि उसमें मैं कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे चिंदी चोरी नहीं कर सकता, राइट? देयर आई हैव टू गिव यू सम मटेरियल, माय ओन मटेरियल. इंटर में मेरा खुद का कॉस्टिंग का मटेरियल दिया था मैंने, वहां पे मैं ये नहीं करूंगा कि आईसीआई मटेरियल में से पढ़ते. करेंटली आईसीआई मटेरियल इज अ बाइबल फॉर अस, ट्रस्ट मी. तुम लोग का पूरा पेपर सेल्फ पेस मॉड्यूल का उसी में से आएगा. देयर विल नॉट बी एनीथिंग आस्क्ड बियॉन्ड दिस. इसीलिए तुम लोग को लिंक भेजा है, वो उस लिंक में से हम लोग पढ़ रहे हैं. जिसको प्रिंट आउट निकालना है वो निकलवा सकता है. मैंने पहले दिन भी बोला था आपको, प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाओ, मार्किंग वार्किंग सब इसी बुक में करना है, एक ही चीज पढ़नी है हमको, 10 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट आई कैन नॉट डू दिस फॉर एफएम. नो, एफएम को हम लोग ने अलग से बुक क्यों दिया? बिकॉज वी हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग, पास पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी सब आ गया. तो फॉर दैट वी हैड टू क्रिएट अ बुक. अब मैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट कटिंग के लिए क्या बोलूं? एसएफएम भी मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ा हूं. स्टडी मटेरियल विल नॉट बी इनफ फॉर मी. So I need to decide areas where my cost reduction will not hamper my growth, or it will not reduce my customers in the future. Now, what are the areas where you can actually start implementing cost reduction? सबसे पहला area, product design. Understand, for any product, design is the first step. The more complex the design is, higher will be the cost. And simpler the design is, lower will be the cost. Because complex design, if you have, there is a chance of failure also. फिर वो प्रोडक्ट का डिजाइन हो, फैक्ट्री लेआउट हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट हो, कुछ भी हो, इफ योर डिजाइन is not planned properly, you are going to face problem in terms of high cost structure, heavy cost structure. तो the best option is, क्या करना चाहिए मालूम है? You decide the area of design. डिजाइन में क्या क्या लगता है पहले डिसाइड करो, बिकॉज तुम लोग का 80 मेजर पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन कॉस्ट स्ट्रक्चर इज ऑन डिजाइन. तो इफ यू कंट्रोल डिजाइन कॉस्ट, ऑटोमेटिकली योर ओवरऑल कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड. लाइफ साइकिल पार्ट में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बाद में एक अलग से चैप्टर है, इसी चैप्टर में एक अलग से पॉइंट आएगा, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. यू कैन हैव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैंने बोला था आपको. एडमिन स्टाफ कैन बी चेंज्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज कैन बी चेंज्ड. You can also inculcate the system of encouraging your employees for cost reduction suggestion. मतलब they should be given free hand. They should be asked to suggest क्या क्या areas है. एक जमाना था हम लोग बैग देते थे 10 साल पहले, जेकेसी का बैग आता था, 10 नोटबुक्स आते थे, बंद कर दिया. जेकेसी में जो एडमिशन लेता है 60,000 अगर इंटर का फी भरता है तो 10 नोटबुक तो खरीद ही सकता है, और बैग तो उसके पास पहले से होगी. तो फालतू का खर्चा उस पर क्यों करूं? तो स्टेशनरी पे जो मैं खर्चा कर रहा था उसमें मेरे 2 प्रोफेसर का रेम्यूनरेशन निकल गया साल का. आई कैन हायर गुड फैकल्टीज, आई कैन एक्सटेंड स्टैंडर्ड आवर्स. 1200 घंटे के बदले 1250 घंटा ले ले इंटर खत्म करने को, बट गिव द बेस्ट क्वालिटी.
Final may take 50 hours more, but give the best quality. We can focus on quality rather than giving you stationery and all. या scale लेके नचा के क्या करने वाले थे तुम लोग? It's a non-value added expense. I hope you guys are understanding this. Extra lecture on cost accounting standards, extra lecture on Ind AS, extra lecture on Forex will always help you out. MTP extra solve कर दिया, it will help you out. So JKC will prefer spending on lectures rather than spending on non-value added cost structures. So organization can be one area, then factory layout equipments. As I told you, factory layout, हम लोग ने ये चीज डिस्कस की थी जब हम लोग सेल्यूलर प्रोडक्शन कर रहे थे, सेल्यूलर एक्टिविटी. अगर if you have various machines, various equipment scattered all over your factory, तो मूवमेंट में टाइम जाएगा, वर्कर के मूवमेंट में मूवमेंट में टाइम जाएगा, मटेरियल के मूवमेंट में भी टाइम जाएगा. टाइम जाएगा मतलब वर्कर का बीटर तो डाउन ही रहेगा ना. मतलब मेरा एक लेक्चर है 6:30 को खत्म होता है, दूसरा लेक्चर 6:45 को दूसरे प्रीमाइसेस में रखा जिधर मुझे 20 मिनट लगता है. मैं यहाँ पे डेफिनेटली 6:20 को छोड़ूंगा और उधर 6:50 को चालू करूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा तो मेरा पूरा टाइम, बिकॉज इट इज नॉट माई फॉल्ट. तो पैसा तो वर्कर को पूरे टाइम का जा रहा है, बट मूविंग का लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्टिविटी. सो you apply cost reduction in factory layout, then your production plan. If there are 3 processes, suppose you are producing groundnuts oil, crushing is the first process, refining is the second process, polishing is the third process, finishing is the fourth process, packing is the fifth process. 5 process है. अब 5 process execute करने के लिए there will be some cost involved. Crushing process is the first process that gives me raw oil. Raw oil is the output of the crushing process, but it is input for the refining one. It is input for the refining one. Refined oil is the output for refining process, but it will be input for the polishing process. अब मुझे अगर मार्केट में रॉ ऑयल सस्ते रेट पे मिल रहा है तो मैं रॉ ऑयल प्रोड्यूस करने का क्रशिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट क्यों करूं? I may take a call of buying raw oil from the market. So instead of groundnuts, which is raw material of the first process, crushing, raw oil will be my first raw material introduced, and my first process will not be crushing, it will be refining, because I'm going to buy raw oil from the market. So if this is possible, you can always take that call of buying the material from the market rather than producing it. You can always manage the wastage of manpower and material. ने बोला था ना, मूवमेंट जितना कम होगा उतना प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा. मशीन मेंटेनेंस रखोगे तो मशीन का आइडल टाइम कम होगा, तो अनप्रोडक्टिव आवर्स विल नॉट बी पेड फॉर. Reduce your idle capacity. Idle capacity means unutilized capacity. Idle capacity means unutilized capacity. तो unutilized capacity है मतलब you are not producing it. Idle capacity means you have a capacity but you are not producing it. But there is a demand. Then either you use it. No, but there is no demand. Okay, then let it out to someone, rent it out to someone. Let some revenue be generated. आउटसोर्सिंग होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर सस्ता पड़ता है अजय तो आउटसोर्सिंग में क्या प्रॉब्लम है? अगर सस्ता पड़ता है तो मुझे आउटसोर्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then control of stores and maintenance services. Material पे जो when you store material in the warehouse,
you'll have to execute control strategy there. क्योंकि मटेरियल पड़े पड़े भी खराब हो सकता है. There can be pilferage, there can be theft. So all those expenses can also be reduced. Labor wastage we have already discussed. Reduction of overheads. मैंने एग्जांपल दिया ना आपको रिडक्शन ऑफ ओवरहेड्स का. इफ यू कैनॉट कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट, you will bring down admin cost. You may also think of bringing down marketing cost, selling and distribution cost. You can always do that. So how do we do this? एक बार ये जरा go through कर लो distinguish वाला point. It is distinguish between cost reduction and cost control. एक बार go through कर लो. यहाँ तक कुछ doubt हो तो पूछ लो. I'm starting with target costing, which is very important concept. Confirm question आएंगे उस पे. Yes, Mausam. The question raised is, why would cost control lead to temporary saving in cost and not permanent? Because whenever you find out any variance, you try to take care of the variance on a immediate basis. Okay. And then you realize the area in which your cost reduction needs to be taken care of. So control keep on changing, because every time you have a change in the market scenario, you will be changing your standards. कि तुम लोग ने इंटर लेवल पे किया नहीं है, लेकिन अभी फाइनल लेवल पे आएगा. Whenever you anticipate some change in the future, whenever you anticipate change in the market, you revise your standard, and your actual is not compared with standard, then your actual is compared with revised standard. That means whatever control strategy you are implementing, these are all short terms. The moment market changes, your standard will also change. So naturally variances will also be different. Mausam, is this clear? Convinced? अरे मौसम, are you convinced? अरे वो अंडरस्टूड के लिए लिखा था. लिखा हो के क्या सुना क्या रही? हाँ, चलो आगे बढ़ते. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टारगेट कॉस्टिंग. तुम लोग की जिंदगी का वो स्कैम जिसमें तुम लोग ने पूरा सीए इंटर का कॉस्टिंग पास कर लिया. हाउ टू डिसाइड सेलिंग प्राइस. एक मटेरियल कॉस्ट लो, उसमें थोड़ा लेबर ऐड करो, देन यू टेक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छे से मिक्स करो, यू विल बी गेटिंग प्राइम कॉस्ट. उसमें थोड़ा सा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डालो, अगेन उसको मिक्स करो, यू विल गेट सम cost of sales, total cost. Right? Then you add your desired profit. Company wants 40% profit. Okay. So your estimated cost structure plus 40% profit. And this is the selling price. Estimated cost sheet वगैरह बनाते थे हम लोग.
So you will take estimated cost structure, you will add your estimated profit to that, you will determine your estimated selling price. तुम लोग को क्या लगता है रे, कस्टमर मर रहा है तुम लोग को मार्केट में देखने के लिए? ओ माय गॉड, फाइनली दे लॉन्च्ड, ओ लवली, ये लो 500 रुपए ले ले तेरा प्रोडक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। It doesn't happen that way, boss. When you are launching your product, you are fighting with the competitors who are already there in the market. It might be a new venture for you, not for them. कच्चा चबा जाएंगे. This was about product costing. Service sector, diesel cost per passenger per kilometer वगैरह निकालते थे तुम लोग. Diesel cost, rent, accountant salary, driver salary, cleaner salary, conductor salary, toll charges, depreciation on bus. फिर टोटल लेते थे उसको, पर पैसेंजर पर किलोमीटर से डिवाइड करते थे. कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर. कंपनी डिजायर्स 30% कॉस्ट. तुम लोग क्या लगता है वो तुम लोग का बस देखने के लिए इधर मर रहा है पब्लिक कस्टमर? When you are launching your product, you are fighting with existing customer, existing competitors in the market. अपना कैलकुलेशन एकदम सिंपल होता है. मैं मार्केट में जाऊंगा, I'll find out how much my competitors are charging. I will go to the market, I'll find out how much my competitors are charging. One is charging 520 rupees, other one is charging 560 rupees, और third one is charging 480 rupees. तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट 480 का है. तो चलो फिर I will launch my product at 450. क्योंकि एक कॉम्पिटिटर 520 चार्ज करता है, दूसरा 560 चार्ज करता है, तीसरा 480 चार्ज करता है. मैंने भी अगर 500 के रेंज में अगर चार्ज कर दिया, मुझे कौन देखेगा? आई एम अ न्यू कमर इन द मार्केट, पीपल विल नॉट ट्रस्ट मी. बट जब मैं लोएस्ट प्राइस कोट करके मार्केट में घुसता हूं, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग. जब 450 होगा तो पब्लिक एक बार तो सोचेगा यार सस्ता है, एक बार तो ट्राई करके देखते हैं. So I cannot go for first three prices. I'm going for the last price 450. और 450 के प्राइस चार्ज करने के बाद मैंने पहले से सोच रखा है कि मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए. धंधा प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं मैं, समाज सेवा करने के लिए नहीं. तो प्रॉफिट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट. So 450 is going to be the target selling price. 50 rupees is going to be my target profit. That means 400 per unit should be my target cost. That means तेरे को जो करना है कर रहे, 400 रुपए पर यूनिट के ऊपर खर्चा नहीं जाना चाहिए. फिर आप बनाते हो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. दैट वाज अ रियल पर्पस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. फिर आप बनाओगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, आपको पता चलता है कॉस्ट पर यूनिट इज 410. हाय दैया, 400 कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए, 410 होने वाली है. तो you have a shortfall of 10 per unit. Now you will implement cost reduction techniques on material, on labor, on other expenses, and you will try to bring down the cost and restrict it up to 400. अब आपको समझा how your entire cost accounting is getting connected. Estimated cost sheet bullshit नहीं है, estimated cost sheet scam नहीं है, but using estimated cost sheet to determine selling price was something which is not accepted now. हम लोग ने इंटर लेवल पे वही किया था ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना के हम लोग सेलिंग प्राइस वगैरह ढूंढा करते थे. बट एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट विल ऑलवेज गिव यू, नो अप्रोच वाज नॉट रॉन्ग. It was like CA Inter is Ramayana, ideology. This is what you are supposed to do. And CA final is Mahabharat. Forget about ideology. जरूरत क्या है आज के तारीख में? बाण मारने का है तो मार दो. मेरा है, पराया है, चाचा है, मामा है, फर्क नहीं पड़ता, बाण मार, मैटर खत्म कर. तो इफ आई एम लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, आई एम फाइटिंग विद टाइटन्स, भाई इट्स अ सर्वाइवल प्रॉब्लम फॉर मी. तो 450 के ऊपर सेलिंग प्राइस हो नहीं सकती, 50 का प्रॉफिट चाहिए. सो आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट माय कॉस्ट एट 400 पर यूनिट. देन आई विल प्रिपेयर माय एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट व्हिच गिव्स मी अ हिंट दैट बॉस शायद 410 हो सकता है. अरे देवा, 10 रुपया पर यूनिट ज्यादा खर्चा होगा. दैट gives me a hint that I should go for cost reduction. और फिर मैं आऊंगा cost reduction पे. I will decide the areas where my cost should be reduced. अभी समझा क्या करने जा रहे हैं हम लोग? So that is your target costing.
Target selling price is decided first, target profit is decided first. So that gives you target cost. And once you have a target cost, compare it with actual and try to find out whether everything is all right or if some cost reduction technique is required to be implemented. समझ में आया? Okay, let's go for the example. Kowloon Toy Company. Kowloon Toy Company expects to successfully launch Toy H based on Disney character. KTC must pay a 15% royalty on selling price to Disneyland. मेरे गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए इधर 15% रॉयल्टी तो पहले ही देना पड़ेगा मुझे. KTC targets a selling price of 100 per toy and profit is 25% on selling price. मतलब मैं I have already decided selling price to be 100, 25% is profit. तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? $75. To be more precise, my cost should be 60. क्यों पता है? 100 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा, कस्टमर से 100 रुपया लेना है, 25 रुपया उसमें से प्रॉफिट होगा कि प्रॉफिट असाइड बचा 75 में से 15 की रॉयल्टी भी कंफर्म देनी पड़ेगी मुझे. 75 में से 15 की रॉयल्टी देनी पड़ेगी तो 60 में बाकी सारा खर्चा मुझे सेट करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अरे यस और नो? ओके. Component H 8.50, component H2 मतलब material cost is 8.50 and 7, labor is 24 and other product specific overheads are 13.50. एक मिनट. 8.50, 7, 24 and product specific cost is 13.50, तो ये 53 हो रहा है. अरे yes or no? This is more like reverse calculation. No, this is reverse calculation. Are you sure? 100% right. What more than? It is reverse calculation only. Think in the negative opposite direction. 100 की सेलिंग प्राइस, 25 का प्रॉफिट, अनचेंज्ड. 75 की कॉस्ट, उसमें से भी रॉयल्टी जाएगी 15 की, तो 60 में मुझे पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर बिठाना है. फिलहाल इट इज 53. आर यू गाइस गेटिंग दिस? But now the problem is, in addition to the above, each toy requires 0.6 kgs of other material. 0.6 kgs of other materials, which are supplied at a cost of 16 per kg. लेकिन सबसे important part is next. With a normal 4% standard, substandard quality. Hare Deva. That means whenever I purchase 100, usable will be only 96. मतलब बाबू, मुझे 96 अगर यूज करना है ना, तो 100 खरीदना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी? तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट 0.6 है, अगर मशीन में 0.6 जाना चाहिए, and if I buy 0.6, 4% of 0.6 will be lost. तो परचेस कितना करूं? टिंग 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 टिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 0.6 डिवाइडेड बाय 96%. मतलब बॉस, अगर आपको 0.6 कंज्यूम करना है तो आपको 0.625 kgs परचेस करना पड़ेगा. चलो, यू गाइस अग्री विथ मी? बाबू लोग, यहां तक किसी को नहीं समझा है? 0.6 कंज्यूम करने के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा 0.625. 16 रुपए का आता है, तो 0.625 इंटू 16,
बॉस 53 में और 10 रुपए ऐड होगा, 63 जाएगी। अनर्थ पता चल रहा है? 1 2 3 4 गिव मी 53, लेकिन ये अकेला खर्चा मेरा 10 रुपया खर्चा बढ़ाएगा, मतलब 63। आई वॉन्ट माई कॉस्ट टू बी 60, टारगेट कॉस्ट इज 60, लेकिन कॉस्ट जा रही है 63 पे, तो कॉस्ट रिडक्शन कितने का करना है? यस वेदश्री, दैट इज राइट। कौन बोलता है कॉस्टिंग डिफिकल्ट है? जस्ट फील इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट। वो ऐसे भयंकर भयंकर इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं इसलिए तुम लोग को लगता है ऐसे भयंकर है, बट लॉजिकली जाओगे तो सब कुछ सेम ही है ना यार। तुम लोग खुद का आंसर दे रहे हो मुझे इधर बैठ के। 3 रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है, तो 3 रुपए का कॉस्ट रिड्यूस करो। H1 H2 दो मटेरियल के बदले H3 H4 सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ऑफ कोर्स विदाउट इंपेयरिंग क्वालिटी। थोड़ा काम अनस्किल्ड या स्किल्ड वर्कर्स को शिफ्ट करो, सारा काम 60 वाले वर्कर से मत करवाओ, थोड़ा सस्ते वाले वर्कर से करवाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, तो उतना तो टाइम बचेगा ना, उतना पैसा बचेगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड्स में कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। सो पूछा क्या हमको? डिटरमाइन इफ द अबाव कॉस्ट स्ट्रक्चर इज विद इन द टारगेट कॉस्ट, इफ नॉट व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। मेरे ख्याल से आंसर दे दिया हमने, करेक्ट। चलो उसका सोल्यूशन एक बार देख लो, गो थ्रू द सोल्यूशन, आगे बढ़ेंगे। चलो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? अच्छा, स्टेप्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, फिर भी है नोट्स में तो मैं कवर करवा रहा हूं। अभी ये ऑल दीज आर एब्सोल्यूट थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। Reorient culture of thinking and attitude. So see, in simple words, importance must be given to market-driven prices and need of customer must be prioritized. अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, इट इज कॉमन सेंस कि हम लोग टारगेट सेलिंग प्राइस जो सेट करेंगे वो तो मार्केट से ही उठाएंगे। एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस, मेरा एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। देखो मैं बस सर्विस चालू करता हूँ मुंबई टू गोवा, ठीक है। अब नेचुरली मैं पेन पेंसिल लेके तो बैठूंगा नहीं। I'll find out how much Nita TPH is charging, how much Eagle Travels are charging, how much Konduskar Travels is charging, how much Paulo Travels is charging, how much SRH is charging, how much VRL is charging. मुझे मेरे मार्केट के प्लेयर्स का रेट पता चल गया कि भाई वो लोग 1200 चार्ज करते हैं ऑन एन एवरेज। आई विल स्टार्ट विथ 1000 विथ वन बिस्लरी बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री। कस्टमर को सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलता है, या फिर अंदर बैठने के बाद ढोकले का पैकेट, चल, या फिर थोड़ा स्नैक्स। आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट्स माय कल्चर। आर यू रेडी टू give better services to the customer? Yes, your focus is not only on profit, your focus is also on
giving customer the 100% satisfaction of utilizing your service. So accordingly, you will identify the market requirements and then market driven target price, how much you are planning to produce, because हम लोग ने जो calculation किया वो per unit था, लेकिन आपको overall profit से फर्क पड़ता है. Then profit margin decide करो, then target cost decide करो, and then comparison between target cost and requirement. To reduce, apply brainstorming and analyzing activities. There will be no direct question on this for sure, क्योंकि इतने सारे step 6 से 7 करने की जरूरत ही नहीं है. Logically, you know the market well, you are satisfying your customer, you want to satisfy your customer so that there will be a repeat value. So set a target price in such a manner that your customer will be happy, and of course, without impairing the quality of the service or the product. Now, how will we close the gap? How will we close the gap? Material elimination, substitution, labor saving. If it is affecting quality, then motivate them, train them. Production volume can be increased for economies of large scale. तो आपकी fixed cost भी split होगी. Fixed cost भी split होगी. मैंने कहा था ना, अगर आपका कोई resource unutilized है, if there is any idle capacity, okay, if there is any idle capacity, you don't have demand in the market, so you don't want to produce. Let out that premises for some other reason. You can generate some rent out of it. मतलब मुझे अगर लगता है कि मेरा एक क्लासरूम खाली रहता ही है, तो मैं किसी साइंस वाले क्लास को भाड़े पे दे दूंगा यार. खाली क्यों रखूं? लिख के थोड़ी भेजा ऐसे सर इधर फोरहेड पे के प्रोडक्ट बेच के ही पैसा कमा. प्रीमाइसेस है, रेंट पे जा सकता है, दिन का 500-600 रुपया भी मिला तो भी ठीक है, उतना उतना तो उतना, बट दैट इज रेवेन्यू. कैन अ पार्ट असेंबली कंपोनेंट बी ब्रॉट टू सेव एन असेंबली लाइन? ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको. Instead of producing, you can buy the asset, buy component, buy material from the market, and you decide various different aspects of supply chain to decide the areas where cost reduction technique can be implemented. Now, what are the pros and cons of target costing? The biggest advantage is innovation. You are tend to, जैसे हम लोग को देखो, 60 पर यूनिट खर्चा 60 पर यूनिट में बिठाना था, हमारा 63 हुआ, तो इमीडिएटली पता चलता है कि देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट. एम आई राइट? इमीडिएटली पता चलता है देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट. अब 3 रुपीज पर यूनिट रिड्यूस करने के लिए मैं नए नए आइडियाज लगाऊंगा. I may introduce substitute raw material. I may use little different raw material. I may change the process. I may implement. I may motivate my workers to perform better, to produce more. हाल से रोवन याद है, एम्प्लॉय कॉस्ट में हम लोग ने इंटर में किया था. बोनस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो, वर्कर को मोटिवेट करो सो दैट दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर. मतलब 100 घंटे में 100 यूनिट बनाते हैं तो लेट देम प्रोड्यूस 130. तो 30 यूनिट अगर एक्स्ट्रा बनते हैं उतने पैसे में थोड़ा सा बोनस देने में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो गोइंग टू ग्रो विद देम. सो इनोवेशन, फाइंड आउट डिफरेंट रियल ways of reducing the cost or generating revenue. Then, since you are going for cost reduction technique, the actual saving takes place. And the best part is it is a proactive approach because it is an outcome of planning. Because it is an outcome of planning.
because you will decide target cost first and then start implementing it. You will decide target cost first and you will start implementing it. Implementation of target costing enhances employee awareness and empowerment. I told you. If you are providing training to them, if you are motivating them, naturally their performance increases. Their performance enhancement is ultimately their growth is your growth. Value-added activities will be focused on rather than non-value-added. And then it enhances the product life by reducing the time to market. मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट का लाइफ है 3 दिन, तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में 1 दिन गवा दोगे तो बचा 2. बट इफ यू हैव अ फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, अगर वो 1 दिन के बदले 5 घंटे में पहुंचता है तो प्रोडक्ट लाइफ इज ऑल्सो मोर. I hope you are understanding this. So it enhances product life by reducing time to market. It's a market-driven approach. So any change in market will give you a hint that there is a need to change the cost structure. So basically your target selling price will always be indicated by the market. And since it is market-oriented, we will always be on our toes in order to minimize the cost and maintain the profitability. What are the disadvantages? सबसे important, lengthy process. अब तुम लोग को हम लोग 3 रुपया रिड्यूस करना चाहिए बोल के निकल गए प्रीवियस क्वेश्चन में. We said instead of 60 the cost per unit is 63, so there should be a cost reduction of 3 rupees. तुम लोग ने 3 रुपए से कॉस्ट कम करने को बोला है पर यूनिट. तुम लोग ने मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए. अब उनको ढूंढना पड़ेगा किस एरिया में, मटेरियल, लेबर, क्या, किसका प्राइस कम करोगे. मतलब जो एनालिसिस हमने डिस्कस किया वो मैनेजमेंट को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस एंड देन इट कैन रिजल्ट इनटू फिंगर पॉइंटिंग. फिंगर पॉइंटिंग मतलब when you reduce cost reduction technique, when you implement cost reduction technique, it may not be accepted by some type of employees, or it will not be taken by some part of some section of employees. Like for example, एक simple example देता हूँ. तुम लोग ऑफिस पे काम करते हो, तुम लोग को आउट स्टेशन ऑडिट पे जाना पड़ता है, तो आई होप दे आर सेंडिंग यू बाय फ्लाइट, राइट? नहीं तो फिर मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया. बट देन जनरली दे सेंड यू बाय फ्लाइट. Now when I'm talking about outstation, मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र बोल रहा हूँ. महाराष्ट्र में भी भेजते होंगे फ्लाइट से, ठीक है, बट महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली जाना है. तुम लोग के पास दिल्ली का एक ऑडिट है, कलकत्ता का एक ऑडिट है, बैंगलोर का एक ऑडिट है. अब अचानक से कंपनी को, तुम लोग की फर्म कॉस्ट कटिंग पे आ गई और रूल बन गया कि बैंगलोर और कलकत्ता दोनों के लिए फ्लाइट रहेगी, लेकिन दिल्ली ट्रेन में जा सकता है. क्योंकि दिल्ली 2.5 आवर 3 आवर्स जर्नी फ्लाइट का, 1.5 घंटा पहले रिपोर्टिंग, 1.5 घंटा वहां का ट्रैवलिंग, सो अराउंड 8-9 आवर्स लगने वाले हैं. उससे अच्छा बंदे को रात को बिठा दो, राजधानी में पहुंच जाएगा सुबह दुरंतो. राजधानी किधर तो बिठा देना उसको, पैसा बचेगा और दिन भी बचेगा ना. आई एम सेविंग 1 डे. वेडनेसडे रात को बंदा बैठा, थर्सडे मॉर्निंग को पहुंचा, थर्सडे को काम कर सकता है वो. नहीं, क्लाइंट ने बुक किया तो अलग बात है. क्लाइंट का बुक किया तो सेट का माल अपने को फर्क नहीं पड़ता. लेकिन फर्म ने अगर इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, फर्म ने अपने किसी रीजन की वजह से भेजा है, तो फर्म में इंप्लीमेंट दिस. अब क्लाइंट का बात ही नहीं चल रहा है यहाँ पे. क्लाइंट अगर कर रहा है तो इट्स नॉट अ कॉस्ट फॉर यू बेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट रिडक्शन. दैट मींस इट हैज टू बी योर एक्सपेंडिचर. हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. जो लोग बैंगलोर जाएंगे वो फ्लाइट से जाएंगे, जो लोग
कैलकाटा जाएंगे वो लोग फ्लाइट से जाएंगे, और जो दिल्ली जाएगा वो ट्रेन से जाएगा। जान तो जलेगी ना यार, सच बोलूं। और नहीं तो ये बैंगलोर वाले और कोलकाता वाले आर्टिकल्स उसको बोल बोल के परेशान कर देंगे, क्या ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से छिक 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 करके जाएगा, हम लोग देख 5 घंटे में टच, 6 घंटे में टच। तू बैठा रहे ट्रेन में से, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, चाय 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 सुनते रहे। हम फ्लाइट से जाते। फिंगर पॉइंटिंग, सी cost reduction when you do, it is the most undesirable part in the organization. It is the most undesirable part in the organization. आप स्टाफ को बोलते हो, एक को कम कर दिया स्टाफ, तो इट विल ऑल्सो हैव डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन द अदर एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो इतना इजी नहीं होता कॉस्ट रिडक्शन कर रहा, देयर कैन बी अ फिंगर पॉइंटिंग। एग्रीइंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी अ प्रॉब्लम। आप बोलोगे कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्टिंग का सिलेबस कंप्लीट कर, मैं बोलूंगा नहीं, 130 घंटा मिनिमम लगता है तो 130 घंटा तो लूंगा। नहीं नहीं यार, इतनी जरूरत नहीं है, 122 घंटे में खत्म, नहीं जमेगा। एग्री नहीं होगा तो इंप्लीमेंट कहां से होगा? सो इट इज डिफिकल्ट। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन डिटेल कॉस्ट डेटा। अगर आपका कॉस्ट डेटा परफेक्ट नहीं है, अगर आपका कॉस्ट डेटा गलत निकला, तो उसका रिजल्ट भी गलत निकलेगा। Many a times it may so happen that because of all these demoralizing cost reduction techniques, your quality may get spoiled. And the best part is involves great amount of forecasting and estimation. So it is dynamic in the nature. तुम लोग वैसे भी सब एस्टिमेट ही कर रहे हो, so there will always be a risk. And सबसे important ये है, stubborn people. I told you ना, वो सब एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इन लोगों ने चार चार पॉइंट क्यों लिखे समझ में नहीं आता। कॉस्ट रिडक्शन will not be accepted by सब stubborn people. उनको यही लग रहा है कि सेट पैसा बचा रहा है। फेयर इनफ, धंधा है। ये केस स्टडी पढ़ो क्विकली, 5 मिनट दे रहा हूँ। कंप्लीट दैट केस स्टडी, और उसके पहले किसी को कुछ डाउट होगा तो बोल देना अभी। गो थ्रू द केस स्टडी क्विकली।
चलो नाउ, इसके बाद इन्होंने एग्जांपल्स वगैरह दिए फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट, फॉर केमिकल प्रोडक्शन. वी हैव डिस्कस्ड the basic of it. Let's go for the main part. This is important. Components of target costing system. How will you decide? See, the moment you decide to reduce the cost, you need the area of cost reduction. Whether it is production, whether it is admin, whether it is marketing, whether it is day-to-day operations, whether it is distribution, whether it is accounts and finance, you should have all this information. That means you'll have to first go for value analysis. Value analysis means evaluation and detailed evaluation, detailed analysis of your total system in existence. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि what are your value added systems, what are your non value added systems. If your non value added systems can be reduced, automatically the cost will be reduced. So you decide value analysis, you go for value analysis, decide areas, decide non-value added techniques, and then you go for value engineering. Value engineering means rearranging your resources and making them more analytical. तो cost reduce होगी, that will be the first advantage. और दूसरा होगा, there will be a better system in existence than the previous one, because आपने non value added item उड़ा दिए और existing value added item भी आपने structure में बिठा दिया. That means the movement part will be faster. The time which was wasted, that will also be saved. I hope you are understanding this. So how do we do this? There are some issues which are dealt with using value analysis and value engineering. Can we eliminate functions from the production process? Now, all these functions are linked. Okay, so if you are removing any value-added activity or a non-value-added activity, or if you are transforming any non-value-added activity into value-added, you need to first find out, can it be really done? Because it is going to create an imbalance. It is going to create an imbalance. So, can we eliminate functions? Second, can we eliminate some durability or reliability? That means you're slowly, steadily evaluating, is it fine if the quality is impaired? Can we minimize the design? Again, same logic. डिजाइन चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है वो देखना जरूरी है. जैसे पहले ना कार जब बनती थी ना तो कार का माइलेज कंपैरेटिवली कम था. नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग टाइटेनियम which is equally durable but lighter in terms of weight. तो कार का इंजन लाइट हो गया, कार की बॉडी लाइट हो गई, ड्यूरेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड, the strength is not affected. But since these cars are lighter, mileage better मिलने लगा. जैसे पुराना स्कॉर्पियो, नया स्कॉर्पियो, there is a huge difference. Rohit, that carbon fiber is for bikes, motorcycles, scooters. I'm talking about titanium, which is a metal which is used in cars these days. महंगा है,
पर कार को लाइट कर देगा। के सीरीज, केटेक इंजन वगैरह तुम लोग ने सुजुकी का देखा होगा एड में, इंजन लाइट। पुराना स्कॉर्पियो ना 1200 टन का था, पुराना स्कॉर्पियो, अभी हल्का है। लाइटर इज योर व्हीकल, मोर विल बी द माइलेज। लाइटर इज योर व्हीकल, मोर विल बी द माइलेज। हाँ, बट is it advisable to do that? That is your analysis related to design. Then can we design the product better for manufacturing process? अब कस्टमर के लिए डिजाइन चेंज होता है तो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फर्क पड़ सकता है, देन दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्स्टिकल। देखो, अगर प्रोडक्ट का शेप चेंज होता है तो कस्टमर मे नॉट बाय माय प्रोडक्ट। जैसे वैगनआर वाज अ वेरी पॉपुलर कार in 2002 2003 till 2005 it was on the top on that in that segment, and then they introduced Estilo, Maruti Suzuki Zen Estilo, same engine, only the shape was different, so they changed the design of the product and it didn't click. So in the previous point I was talking from the customer's perspective, on from this, and this point I'm talking about the manufacturing process. डिजाइन चेंज होने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी फर्क पड़ेगा। कैन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स? अगेन योर क्वालिटी इज द कंसर्न, सो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कम स्टेप्स कंबाइन कर सकते हो क्या, जैसे क्रशिंग एंड रिफाइनिंग एक ही साथ, इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा हुआ तो दो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी बन जाएगी, मुझे दो ऑपरेटर्स के बदले एक ऑपरेटर से काम करवाना पड़ेगा, बट देन दैट विल रिक्वायर अ मशीन which has a crusher as well as refinery. That means again your capital expenditure matter will be coming into existence. Then suppliers assistance, just in time system approach कर लिया अपने, accept कर, I mean implement करना शुरू कर दिया. You don't want carrying cost to be incurred, you don't want a high carrying cost to be incurred for material, you are going for just in time. Just in time के लिए तुम लोग को supplier का assistance सबसे ज्यादा जरूरी है. And then the most important is there a better way? Apart from all these things, is there any better way? बहुत मतलब it's like shifting the plant from one place to another. Many companies have done that. अगर मैं प्लांट ही शिफ्ट कर दूं तो मुझे टैक्स हॉलिडे मिल सकता है किसी स्टेट में, तो दैट विल आल्सो हेल्प मी नो. अगर मुझे 30% 40% टैक्स देना पड़ता है और वो टैक्स ही नहीं देना पड़े, सो इट इज गुड फॉर मी. डोंट यू थिंक सो? So I may take a call of shifting my entire plant from one state to another state. That can be one of the ways. Special economic zone may, yes, that is what I was talking about. Special economic zone. There are so many different areas where government supports these days. So that can also be the case. Now you can go for illustration 2. Illustration 2. पहुंच गए? You have illustration, right? Illustration 2 पे ध्यान दो. Great Eastern Appliances manufactures a consumer durable product in a very highly competitive market. Company is considering launching a new product, kitchen care. New product. Expected market price 5,000 per unit. Material cost 1850. Labor cost 80 per hour. Oh, Babu, 80 per hour. Variable overhead cost is 1,000 per unit. Packing material cost, specially to be purchased for this product, is 5 lakhs.
So that will be for packing. The company expects the selling price for the new product will continue throughout the product's life, and total of 1,000 units can be sold over the entire lifetime of the product. Okay. Direct labor costs are expected to reduce the volume of output, reduce as the volume of output increases. So labor costs are expected to reduce as the volume of output increases due to effects of 80% learning curve. The expected time to be taken for first unit is 30 hours, and the learning effect is expected to end after 250 units have been produced. Units produced after first 250 units will take same time as 250th unit. Calculate expected labor hours over the lifetime of the product kitchen care, and calculate profitability of the product kitchen care that the company will earn over the lifetime of the product. सबसे पहले ये learning curve क्या है? See, the chapter is not done, it will be done later. मेरी बात ध्यान से सुनना. मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझा रहा हूं. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 30 घंटे लगते हैं. करेक्ट? मतलब टोटल टाइम सोचते क्या हो, 30 घंटा ही होगा. लर्निंग कर्व क्या बोलता है? ये तुम लोग जो, ये भी एक स्कैम इंटर का जो फाइनल में अभी पर्दाफाश होगा. हम लोग ने क्या सोचा था, एक यूनिट को 30 घंटा लगता है तो 1000 को 30,000 लगना चाहिए. ऐसा नहीं होता रे, इंसान है, कभी तो सीखेगा, थोड़ा तो फास्ट जाएगा. आज अगर एक बैच में 100 आवर्स में खत्म करता हूं, डेफिनेटली माय नेक्स्ट बैच विल टेक लेस देन 100 आवर्स. थर्ड बैच विल टेक लेस देन 100 आवर्स बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. The experience of the worker will make sure that the next product produced by the next product produced by the worker is at a lesser cost. It will take lesser time, and that is why even cost will be less. तो learning concept क्या कहता है कि whenever you double the quantity, learning is applied. मतलब अगर मैं एक यूनिट के बदले 2 यूनिट बना दूं तो लर्निंग विल बी एप्लीकेबल. और लर्निंग कर्व क्या दिया है? 80%. मतलब अब एवरेज टाइम होगा 24 आवर्स. और आगे जाओगे तो 19.2 आवर्स. और आगे जाओगे तो 15.36 आवर्स. इजंट इट लॉजिकल? आप एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते जाओगे, आप एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो प्रैक्टिस की वजह से, रूटीन की वजह से, या मोनोटोनस होने की वजह से टाइम विल बी मोर. तुम लोग ऑडिट करते थे एक जमाने में, पहले जब टाइम लिया था तब ज्यादा लिया था, धीरे धीरे आई साइट सेट हो गई. अब आपको पता है कि कहाँ पे देखना है, कहाँ पे नहीं देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है. अभी फटाफट होता है काम. अच्छा, लेकिन एक चीज है, ये ऐसे कभी जाते जाते जीरो नहीं होने वाला. समवेयर दैट लर्निंग विल स्टॉप. तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट यूनिट टेक्स 30 आवर्स. अरे डबल कर रहा हूं मौसम. Learning curve concept says whenever your quantity is doubled, learning will be applicable. और 80% लर्निंग का मतलब अब एक यूनिट एवरेज टाइम लेगा 24. मतलब 2 यूनिट को मुझे 60 आवर्स नहीं लगेंगे, 48 आवर्स में काम हो जाएगा. 19.2 पर आवर के पर यूनिट के हिसाब से ये काम मेरा 76.8 आवर्स में हो जाएगा.
एंड 15.36 इंटू 8, 122.88 आवर्स में काम हो जाएगा। आपको समझा ये? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस एडवांटेज ऑफ लॉन्ग लार्ज प्रोडक्शन। कोई कनेक्शन नहीं, इधर ध्यान दे। मैं जब 1 यूनिट बनाता हूं मुझे 30 घंटा लगता है। जब मैं डबल करता हूं क्वांटिटी तब मेरा 1 यूनिट 24 आवर्स में हो जाता है, मतलब 2 यूनिट के लिए 24 घंटा लगता है, मतलब मेरा दूसरा यूनिट 30 नहीं 18 घंटे में हो गया। 4 यूनिट जब बनाऊंगा तो मेरा एवरेज टाइम 19.2 हो जाएगा, तो 19.2 इंटू 4, मतलब हमने बचपन में क्या सीखा था, 1 यूनिट को 30 घंटा, 8 यूनिट को 240 लगने चाहिए, और कॉस्ट शीट अपनी वैसी बनती थी। स्कैम था। देयर विल बी लर्निंग whenever you produce one more additional unit. अभी मैं डिटेल में कंसेप्ट नहीं जा रहा हूँ, और उसका पूरा चैप्टर है। अब someday that learning will be। अच्छा तुम लोग पहले ये बताओ मुझे, यहां तक समझा है क्या? अब somewhere that learning will stop, it is not going to give you 0। तो अगर 8 यूनिट पे लर्निंग स्टॉप होता है तो 8 से लेके आगे आने वाला हर एक यूनिट ऑन एन एवरेज 15.36 आवर्स ही लेगा। तो अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं, अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं तो 1000 यूनिट्स इंटू 30 नहीं, 1000 यूनिट्स इंटू 1000 यूनिट्स इंटू 15.36 आवर्स करना पड़ेगा कैलकुलेशन। समझ में आया? क्योंकि लर्निंग विल बी एक्सपीरियंस टू सम एक्सटेंड, one at one point of time your learning will cease to exist, and then at that point of time whatever average time you have per unit, whatever average time you have per unit, that will be intact for your next entire production level. So saving initially dikhega, but someday it will cease to exist, somewhere it will cease to exist। समझे? अच्छा, अब तुम लोग के दिमाग में जो क्वेश्चन घूम रहा है, सर लेकिन ये डबल हुआ तो पता है, लेकिन बीच में आया तो 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, हम क्या करें? अब उसके लिए तुम लोग को लर्निंग का चैप्टर ही सीखना पड़ेगा। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, उसका एक अलग कैलकुलेशन आता है, उसका एक अलग थॉट प्रोसेस आता है, उसका एक अलग थिंकिंग आता है, उसका पूरा कैलकुलेशन स्ट्रक्चर अलग होता है। इट हैज गॉट, इट कांट बी डन नाउ। एक फॉर्मूला आता है उसका, y इज इक्वल टू ax b। y का मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट, एवरेज टाइम पर यूनिट। a का मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट यूनिट, फॉर द फर्स्ट यूनिट। x का मतलब क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब 7 यूनिट का ढूंढ रहे हो तो 7, 1000 यूनिट्स का ढूंढ रहे हो तो 1000। एंड b का मतलब होता है इट्स अ स्लोप। अच्छा, ये स्लोप जो है ना, उसका भी एक कैलकुलेशन है, फिलहाल कुछ मत सोचो, ट्रस्ट मी इट विल बी डन लेटर। अब ये सब कुछ यूज करके तुम लोगों को एक
आवर्स मिलेंगे जो उन लोगों ने कैलकुलेट किए। यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट दे हैव डन, मैं तुम लोग को डायरेक्टली यहां से समझा रहा हूं। 250 यूनिट्स बनाने के टाइम पे एवरेज टाइम पर यूनिट विल बी 5.073 आवर्स। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 8 घंटे का एवरेज टाइम ये था, 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम ये था, 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम ये था, वैसे क्वेश्चन में 250 के बाद लर्निंग बंद हो जाएगा, तो 250 यूनिट्स विल टेक 1268.25 आवर्स टू गेट प्रोड्यूस्ड। तो इन्होंने पहले ये ढूंढ लिया कि 250 यूनिट्स बनाने के लिए 250 यूनिट्स बनाने के लिए एवरेज टाइम कितना लगेगा। फिर इन्होंने फाइंड आउट किया 249 में कितना लग रहा था। तो अब इनको पता चला कि 249 बनाने जाओगे तो 5.079 में बनेगा। 249 तक 5.079 आवर्स चाहिए। अगर आपने 250 बना दिया, कैन यू सी द लर्निंग पार्ट? टाइम कम लग रहा है, 0.006 आवर्स बचे। कैन यू सी द लर्निंग पार्ट गाइस? लेकिन अब आगे जाके ये नहीं होगा क्योंकि 250 पे आपका लर्निंग स्टॉप होने वाला है। तो 249 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 1264.67 आवर्स लगेंगे। 250 बनाने के लिए आपको 1268.25 आवर्स लगेंगे। मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। देखो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 249 यूनिट जब बनाओगे तो आपको 5.079 126467 126467 आवर्स लगेंगे। और इसका 0.07379 इधर मतलब वो 73 होगा। 5.073 इंटू 250 1268.25 आवर्स। बस इसको ढूंढने का जो कैलकुलेशन है ना, वो एक फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है जिसका मैंने बेस एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसका बी जो पार्ट है ना, बी ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ये देखो, ये दे रखा है इन लोगों ने, स्लोप। सो द एक्सपोनेंशियल पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। आपको यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? 249 बनाने के लिए 1264.67 आवर्स खर्चा टाइम लगेगा। 250 बनाने के लिए 1268 लगेगा। तो कितना टाइम ज्यादा लिया रे? 3.58 आवर्स। अब 250 से लेके 1000 तक हर एक यूनिट 3.58 आवर लेगा। हर एक यूनिट 3.58 आवर्स लेगा। मतलब आपके आगे के 750 यूनिट्स, मतलब आपके आगे के 750 यूनिट्स आपके आगे के 750 यूनिट्स 3.58 पर यूनिट के हिसाब से 2685 आवर्स लेंगे। समझ में आ रहा है? आगे के 750 यूनिट्स सेम टाइम लेंगे और 250 तक आपका आ रहा है 1268। अब इन दोनों की अगर मैं टोटल करूं तो मुझे लगने वाले हैं 3953.25 आवर्स फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल 1000 यूनिट्स। आपको लर्निंग का कंसेप्ट समझ में आया? मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। whenever you double the quantity, learning is applied. Question says there is 80% learning,
Question says 1 unit can be produced in 30 hours. So if I double the production, 2 units will take average time of 80% of 30. That comes to 24. That means 2 units will take 48 hours. अगर मैंने 2 units का 4 units कर दिया तो 24 का 80%, 19.2 hours will be required for 1 unit. So 19.2 hours multiplied by 4 will take 76.8 hours. लेकिन जब odd figure आती है तो हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जिसमें x is 249. मैंने पहले 249 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगता है पर यूनिट वो निकाल लिया, तो मुझे पता चला 249 का टोटल टाइम इतना। फिर 250 यूनिट्स बनाऊंगा तो उसमें भी लर्निंग दिख रहा है थोड़ा सा, वो भी फॉर्मूला बेस मैंने कैलकुलेशन किया। ये फॉर्मूला में डिटेल में समझाऊंगा व्हेन आई विल डू लर्निंग कर्व। तो बेसिकली 250 यूनिट्स तक 5.073 आवर्स लगते हैं। मतलब मेरा लर्निंग जो है वो यहाँ पे 250 पे खत्म हो रहा है, तो इसके आगे ये जो टाइम मुझे लगा है 3.58 आवर्स, 249 से 250 पे, सी आई वाज प्रोड्यूसिंग 249, आई प्रोड्यूस 250. फॉर दैट वन एडिशनल यूनिट आई हैव इनकर्ड 3.58 आवर्स नाउ. सो 3.58 पर यूनिट is my time required. So 250 के ऊपर 1000 तक, यानी कि 750 units will take 3.58 hours per unit. तो वो 2685 hours लगेंगे, प्लस 250 के लिए ये 1268.25 hours लगने वाले, तो टोटल लेबर कॉस्ट विल बी इनकर्ड फॉर 3953.25 hours. यस दिव्या, ये सब क्यूमुलेटिव है. ये 3953 आया जो उन्होंने इधर सॉल्यूशन में यूज किया है. 3953.25 आवर्स, 80 रुपए का रेट. आपको बिगेस्ट स्कैम समझ में आया? आज तुम लोग को 2 स्कैम पता चले इंटर लेवल पे कि सेलिंग प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं वर्सेस सेलिंग प्राइस डिसाइड कैसे करते थे. और दूसरा, 1 यूनिट को 30 घंटा लगता है तो 1000 यूनिट्स को 30,000 नहीं लगेगा. 1 यूनिट को 30 घंटे लगते हैं तो 1000 यूनिट को 30,000 नहीं लगेगा, टाइम कम लगेगा. इट इज 3953.25 आवर्स. 80 रुपए का रेट है, 80 रुपए का रेट है, वो चार्ज कर दिया तो ये लेबर कॉस्ट मिली. प्लस आपका वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में दिया ही है. This multiplied by 1000, this multiplied by hours given, this multiplied by 1000. तो ये कॉस्ट हुई. 1000 यूनिट्स 5000 में बेचते हो तो 50 लाख का तो सेल्स दिख रहा है. तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पता चल गया पैकिंग वैकिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद. करेक्ट. अब टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना है तुम लोग को. ये देखो, पहला था एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स, निकाल लिया. प्रॉफिटेबिलिटी टू अर्न द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी निकाल ली. अभी पूछा है इनको टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए. अभी ध्यान से सुनना गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आर यू क्लियर एवरीथिंग? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल नाउ? वो फॉर्मूला का डेरिवेशन जाने दो, वो मैं तुम लोग को खुद समझाऊंगा. मैंने आज तक एक भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिया, यू नो दैट. यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व? ओके, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको एवरेज प्रॉफिट 800 का चाहिए. इनको एवरेज प्रॉफिट 800 का चाहिए, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? अबे मतलब रिवर्स कैलकुलेशन मांग रहे हैं. देखो, 5000 इंटू 1000 यूनिट्स, 50 लाख का सेल्स होगा. इनको 800 का प्रॉफिट चाहिए, तो 800 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1000, 5000 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1000 सेल्स देता है. 800 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1000 प्रॉफिट देगा. यानी कि टोटल कॉस्ट इनको चाहिए 42 lakhs.
स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, 42 लाख की टोटल कॉस्ट चाहिए इनको। मतलब मेरा सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर 42 लाख में बैठना चाहिए। इसमें से 1850 एंड 10 तो मटेरियल एंड अदर कॉस्ट में निकल जाएगा। 5 लाख पैकिंग में निकल जाएगा बाबू। 42 लाख में से 42 लाख में से अगर ये तीन, टोटल कितना है? 1850 एंड, अरे 42 में से 33,50,000 अगर ये तीन है तो बाबू 8,50,000 होगी आपकी लेबर कॉस्ट 1000 यूनिट्स की। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट विल बी 850। ये आपको बताता है कि 850 में लेबर कॉस्ट बिठा दो, 850 में लेबर कॉस्ट बिठा दो। यहाँ पे 316 260 है, उधर 850 पर यूनिट है, तो लेबर कॉस्ट बिठानी पड़ेगी हमको 850 में। ये टारगेट लेबर कॉस्ट है। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? सुन, हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? ये बच्चा लोग, यू अंडरस्टूड द रिवर्स कैलकुलेशन नो? सिर्फ लर्निंग कर्व भी समझाए, सिर्फ ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मुझ पे छोड़ दो, वो मैं बाद में कवर कर लूंगा। चलो, नाउ आफ्टर दैट यू हैव a theory, just have a glance on this quickly. Can you please explain final? There is no final interpretation, beta. They asked me to find out labor cost if target profit is 500. I did that. Actually, देखा जाए तो it is more than what I was incurring earlier. ठीक है ना? इसलिए they have not asked you to explain anything. They have simply asked you to calculate labor cost and finish it off. Is 310422. Have you understood this? I'm sorry, I can't see your name. No comparison. They simply asked us profit in the first part, labor cost in the third part. So we went in the reverse direction. बात खत्म। समझे? अरे पहले का प्रॉफिट तो 1333 था पर यूनिट, अब तो 500 रुपए चाहते हैं, तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है।
मतलब यहाँ पे यू मे थिंक ऑफ अप्लाइंग द स्किल्ड लेबर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ऑल दैट। ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है, जो पूछा नहीं है इधर, बट हो सकता है कि 300 रुपए के बदले, ये था ना 313, मतलब 316 पर यूनिट के बदले अगर मैं 850 रुपया खर्च कर सकता हूँ, तो मैं नए वर्कर्स ले सकता हूँ। मैं आई कैन स्पेंड ऑन देयर ट्रेनिंग, आई कैन स्पेंड ऑन स्किल्ड वर्कर्स, वेयर बाय आई कैन इंप्रूव द क्वालिटी, जिसका लॉन्ग टर्म फायदा हो मुझे। ऑल दीज थिंग्स कैन बी मैनेज, कैन बी इम्प्लीमेंटेड। Why did we multiplied 750 units with 3.58? देखिए नेहा, 249 units when I was producing, each unit was taking 5.07 hours. 250 unit when I produced, it took 5.073 hours. So basically, I need only 3.58 hours to produce one unit now, which will be constant after 250 because learning will be stopped. मतलब 250, above 250, after 250, till 250 you are experiencing learning. 5.079 has gone down to 5.073 and 5.073 has gone down to 3.58, क्योंकि 249 का टोटल आवर्स और 250 का टोटल आवर्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3.58 का डिफरेंस है, which is a time taken by the 250th unit, which will be constant for all other. तो अभी आगे आने वाला हर एक यूनिट 3.58 आवर्स ही लेगा। तो 1000 यूनिट्स की बात चल रही है, जिसमें से 250 अगर ये टाइम लेंगे तो बैलेंस 750 3.58 पर यूनिट लेंगे। वो मैंने इधर निकाला। 750 यूनिट्स विल टेक 2685 hours. First 250 will take 1268.25 hours. So my total production will be done in 3953.25 hours. Sneha, is this clear? Wonderful. Now the next concept is again life cycle costing, which I will start fresh in the next session. Till then, kindly revise this. We have entered into a dangerous segment, important segment. So the more your backlog is clear, the better will be your condition. Now our next lecture is on Monday. So you have Friday, Saturday, Sunday, 3 days. I know your schedule is occupied, but just start studying. If you have any doubt, I've given you those numbers. Either you can contact me on theory helpline or you can contact me on Instagram. मैंने अभी अभी प्रूफ दे दिया आज डाउट पे। 48 hours, 2 days मतलब more than enough. 2 days कभी नहीं दिखता मैं। Your doubts will be solved immediately. Okay, बच्चा लोग, चलो फिर let's put an end to this session. My Instagram ID. ये ऐसा लंबा एड्रेस जैसा दिख रहा है, बट है नाम ही मेरा, थोड़ा लंबा है। हम गोवा के तो ऐसे ही रहते नाम। Contact me for your doubts, no problem. चलिए, bye bye, take care. Wait. Backflush JIT means what? Array, backflushing means you are focusing on something that has happened in the past, getting the result out of it and implement it. Simple. Okay. चलिए, bye bye, take care.